लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कैन बी मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो टुडे आवर टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। Mass spectrometer is an instrument which is used to measure exact mass of isotope. The instrument which is used to measure the exact mass of isotope is called mass spectrometer, and this technique is known as mass spectrometry. एक और टेक्निक यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी उन टेक्निक्स को कहते हैं इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस, बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री में देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसे इस टेक्निक को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस, but the ultimate result obtained in mass spectrometry is in the form of mass spectrum, just like in different spectroscopic techniques. So this technique, mass spectrometry, is used to determine the relative atomic mass, to determine the relative abundance of isotope, to determine the number of isotopes present in element. शुरू में Aston's mass spectrometer was used to determine mass of isotope. Aston's mass spectrometer was used for those substances which exist in gaseous state. ये gaseous substance या volatile liquid substance के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद एस्टन के बाद दूसरा डेम्स्टर्स mass spectrometer. Dempster designed the device for determination of relative atomic mass of substances which are available in solid state. तो ये स्पेशली सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, जिसका सॉलिड को इजीली आप वेपोराइज कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर लिक्विड सब्सटेंसेस, फॉर गैसियस सब्सटेंसेस। तीनों केसेस में डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी यूज्ड। तो यहाँ इसी डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। सबसे पहले जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स की आइडेंटिफिकेशन करना हो, जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मास मालूम करना हो, सबसे पहले उस सब्सटेंस को वोलेटिलाइज करते हैं। ये सब्सटेंस whose analysis is required, whose isotopes are identified, is first of all volatilized, is converted into vapors. Then these vapors are ionized in ionization chamber. फिर इनको आयोनाइज करते हैं। These ions are separated in magnetic analyzer या magnetic field on the basis of M/E value, मास और चार्ज वैल्यू की बेस पे these different types of ions are separated. These ions after separation strike on electrometer which produce the electric current, or this electric current is proportional to relative abundance of isotope, and this current is fed to the record the current in the form of mass spectrum. तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में बेसिक प्रिंसिपल यही है। सबसे पहले जो सब्सटेंस गिवन है, जिसका एनालिसिस करना है,
जिसकी आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करना है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, वेपर्स को आयोनाइज करते हैं, फिर उन आयंस को डिफरेंट आइसोटोप के आयन को मैग्नेटिक फील्ड में एम और ई की वैल्यू के बेस पे अलहदा करते हैं, फिर ये आयन अलहदा स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रोमीटर से जो करंट प्रोड्यूस करेगा। This current is fed to recorder give the graph which is called mass spectrum. Mass spectrum is actually graph between relative abundance and mass number of isotopes. तो अब इसी डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग डिस्कस करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन and working of mass spectrometer। सबसे पहला स्टेप सैंपल इनलेट सिस्टम। सबसे पहले स्टेप में वो सब्सटेंस जिसको एनालाइज करना है, जिसका मास मालूम करना है, उस सब्सटेंस को वोलेटाइलाइज करते हैं, वेपोराइज करते हैं। ये सबसे पहले द सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। These are the vapors of substance under analysis। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि हम वेपोराइज क्यों करते हैं, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि आवर नेक्स्ट स्टेप इज द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। और मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन में ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं जब किसी गैसियस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन पास करे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करे, एक्स-रे पास करे। क्योंकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स आर आइसोलेटेड, नेबरिंग न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इसलिए पहले वोलेटाइलाइज करते हैं, वेपोराइज करते हैं, उसके बाद फिर इनको आयोनाइज किया जाता है। अच्छा, जो ही इस इनलेट सिस्टम में वेपोराइज करते हैं, pressure of these vapor is kept very low, 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 7 तार तक प्रेशर कम करते हैं। अब इन्हें ये प्रेशर क्यों कम किया जाता है, इसकी दो रीजंस हैं। एक तो प्रेशर डिक्रीज करते हैं ताकि ये वेपर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाए, ये दोबारा कंडेंस ना हो जाए। क्योंकि गैस और वेपर में यही डिफरेंस है। गैस इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर और वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड और सॉलिड। इनमें दोनों में डिफरेंस है। वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड टू लिक्विड और सॉलिड ओनली बाय अप्लाइंग द प्रेशर, बट गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग ओनली प्रेशर। गैस कैन बी लिक्विफाइड by applying pressure and by decreasing the temperature। इसलिए अगर वेपर्स का प्रेशर कम ना करें तो ये दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो गए तो फिर इनको आयोनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दूसरा, इनका प्रेशर डिक्रीज करते हैं ताकि आयोनाइजेशन चैम्बर में मॉलिक्यूलर आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स के चांसेस कम से कम हो जाए। अब यहाँ वेपर्स, कुछ सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर ऐसा सॉलिड सब्सटेंस को एनालाइज करना है जो डिकम्पोज हो जाता है तो उसको हम वेपोराइज नहीं करते। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में ही आयोनाइज किया जा सकता है। अगर सब्सटेंस डिकम्पोजेबल नहीं है तो उसको पहले वेपोराइज करेंगे, उसके बाद आयोनाइज करते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड जो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाए, उन सॉलिड को डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में ही आयोनाइज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप इज आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में इन
वेपर्स को आयोनाइज करते हैं। दीज वेपर्स एंटर इनटू आयोनाइजेशन चैम्बर। जो ही ये वेपर आयोनाइजेशन चैम्बर एंटर होते हैं, a beam of electron is passed through vapors at right angle। ये ऊपर कैथोड और ये एनोड इसको सोर्स ऑफ करंट से जोड़ेंगे तो इस टंगस्टन फिलामेंट विच एक्टिंग एज कैथोड, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होंगे, कैथोड रेज निकलेंगी विच ट्रैवल टुवर्ड द एनोड। ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आएंगे एंड स्ट्राइक या कोलाइड विद द वेपर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब ये वेपर से टकराएंगे तो वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। तो यहाँ मोस्टली आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, ताकि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सके। और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 964 किलो जॉल पर मोल के बराबर होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी आयोनाइज्ड बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 964 किलो जॉल पर मोल। लेकिन यहां हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, तो वो सिर्फ इनको आयोनाइज नहीं करती, इनसे फ्रैगमेंट आयंस भी बनते हैं, इनमें केमिकल बॉन्ड को भी तोड़ देती है, मॉलिक्यूल टूटकर फ्रैगमेंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाहर जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस वेपर से टकराएंगे, दीज वेपर्स आर आयोनाइज्ड। जिस तरह ये डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूलर आयंस वाले टॉपिक में कि ये मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। तो जो ही इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, ये वेपर्स के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देंगे या ये वेपर्स का मॉलिक्यूल उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके एनाइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन वहां डिस्कस किया था कि पॉजिटिव आयन के बनने के चांसेस 100% मोर फिजिबल है एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन, इसलिए नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन ना होने के बराबर है। तो यहां मोस्टली पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अब ये कितनी किस्म के पॉजिटिव आयन यहां प्रोड्यूस होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस। जितने आइसोटोप होंगे सब्सटेंस में उतनी किस्म के यहां पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम यहां नियॉन को स्टडी करते हैं तो नियॉन है 3 आइसोटोप्स, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। तो जब नियॉन को आयोनाइज करेंगे तो यहां 3 किस्म के पॉजिटिव आयन बनेंगे। नियॉन 20 के पॉजिटिव आयन बनेंगे, नियॉन 21 के आइसोटोप के पॉजिटिव आयन बनेंगे, नियॉन 22 के आइसोटोप्स के आयन बनेंगे। अगर आप यहां बोरान को स्टडी करेंगे तो बोरान में 5 आइसोटोप हैं, यहां 5 किस्म के पॉजिटिव आयन बनेंगे। अगर आप टिन को स्टडी कर रहे हैं तो टिन के 11 आइसोटोप हैं, यहां 11 टाइप्स के पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो यहां नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस या टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन सब्सटेंस। अब नेक्स्ट स्टेप इज द सेपरेशन ऑफ these different types of positive ions with the help of magnetic analyzer। तो नेक्स्ट स्टेप में इन पॉजिटिव आयंस को मैग्नेटिक एनालाइजर की मदद से अलग करते हैं। अब मैग्नेटिक एनालाइजर में कैसे सेट करेंगे, यहां जो ही पॉजिटिव आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन आर अट्रैक्टेड बाय कैथोड, तो ये ऊपर कैथोड की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमने इन पॉजिटिव आयन को कैथोड में नहीं जाने देना, हमने इनको फर्दर आगे एक्सेलरेट करना टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करने के लिए we have to use accelerating plates which is also known as negative grid which is perforated। यहां एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये एनोड
और ये कैथोड विच आर नोन एज नेगेटिव ग्रेड या एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, यहाँ तकरीबन 500 टू 2000 वोल्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है, तो ये these positive ions are attracted by accelerating plates। तेजी से इस एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की तरफ आएंगे, तो इस एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के होल्स में से पास होते हुए दे इंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ एक्सेलरेटिंग प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E। तो these positive ions produced in the ionization chamber are accelerated toward the magnetic field by using electric field of 500 to 2000 volt या by using the accelerating plates। अब जो ही ये पॉजिटिव आयन्स मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल्स सीधे गुजर जाते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, तो दीज आर द पॉजिटिव आयन। जो ही पॉजिटिव आयन मैग्नेटिक फील्ड में से पास होंगे, दे आर डिफ्लेक्टेड, दे मूव इन कर्व्ड पाथ। ये मैग्नेटिक एनालाइजर कंसिस्ट ऑफ कर्व्ड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब व्हिच इज सराउंडेड बाय मैग्नेट्स। तो जो ही ये पॉजिटिव आयन इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं, दे आर डिफ्लेक्टेड इन कर्व्ड पाथ। अब इस कर्व्ड पाथ का रेडियस डिपेंड्स अपॉन द m और e वैल्यू ऑफ पॉजिटिव आयन, मास और चार्ज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव आयन। In magnetic field में these ions are separated on the basis of m or e value। This m or e value is equal to h square r square over 2e। यहाँ m represent the mass of positive ion produced in the ionization chamber, small e represent the charge on ion। Each isotope, हर आइसोटोप का फिक्स मास है। इसे पॉजिटिव आयन ऑफ एन आइसोटोप हैव फिक्स्ड m और e वैल्यू। फॉर एग्जांपल, नियॉन 20 के जितने पॉजिटिव आयन होंगे उनका मास 20 है। नियॉन 21 के जितने पॉजिटिव आयन होंगे उनका मास 21 है। नियॉन 22 के जितने पॉजिटिव आयन बनेंगे उनका मास 42 है। तीसरा, ईच ion has its own m or e value। H represent the strength of magnetic field। जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R is the radius of curved path। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉजिटिव आयन डिफ्लेक्ट होंगे, तो इन कर्व्ड पाथ का रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। एंड कैपिटल E रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ एक्सेलरेटिंग प्लेट पे हम अप्लाई कर रहे हैं इन पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वी अप्लाई द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो फिर m ओवर e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। फिर जिस पॉजिटिव आयन का मास ज्यादा होगा, m और e वैल्यू ज्यादा होगी, उसके कर्व पाथ का रेडियस लार्जर होगा। यानी नियॉन 22 के m और e वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसके कर्व पाथ का रेडियस सबसे ज्यादा होगा। नियॉन 21 के पॉजिटिव आयन के कर्व पाथ का रेडियस कम होगा, और नियॉन 20 के पॉजिटिव आयन के कर्व पाथ का रेडियस सबसे कम होगा। तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ m और e वैल्यू these ions are separated from each other। ये आयन एक दूसरे से अलग होंगे। ये नियॉन 22 के आयंस का कर्व पाथ का रेडियस सबसे ज्यादा होगा। नियॉन 21 के आइसोटोप्स के पॉजिटिव आयन का कर्व पाथ का रेडियस कम है। नियॉन 20 आइसोटोप के पॉजिटिव आयन के कर्व पाथ का रेडियस सबसे कम है।
इसी तरह दिस रेडियस ऑफ कार्बन पाथ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, तो ये आयन तेजी से मूव करेंगे टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। जब इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये इजीली डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इनके कार्बन पाथ का रेडियस बढ़ जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में दिस आर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाएंगे कार्बन पाथ का रेडियस बढ़ जाएगा। या इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, m और e is fixed, तो ये रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू m और e वैल्यू ऑफ i। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को भी इंक्रीज होना चाहिए ताकि ये रेशियो m और e के बराबर रहे। तो जो कि h कांस्टेंट है, से e बढ़ा रहे हैं, तो e बढ़ाएंगे तो r की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो ये रेशियो m और e के बराबर रहेगी। यानी इस तरह e इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, तो रेडियस का पाथ का बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह यह है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, इन पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये आयन इजीली डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, इनके कर्व पाथ का रेडियस बढ़ जाएगा। Radius of current path can also be changed by changing the electric field or magnetic field by keeping the electric field constant. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट द पॉजिटिव आयन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी ये उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव आयन को। तो अगर h की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, रेडियस कम हो जाएगा। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। h की वैल्यू इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कर्व पाथ का रेडियस कम हो जाएगा। या इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि e कांस्टेंट है, e फिक्स है। अगर आप h की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये रेशियो m और e से बढ़ जाएगी, लेकिन दिस रेशियो शुड बिकम इक्वल टू m और e। अगर ये रेशियो इंक्रीज होती है तो इसको डिक्रीज होने के लिए r शुड बी डिक्रीज्ड, r की वैल्यू कम हो जानी चाहिए। तीसरा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज द डिफ्लेक्टर ऑफ आयंस, तो जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी आयंस ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, कर्व पाथ का रेडियस कम होता जाएगा। तीसरा, रेडियस ऑफ कर्व पाथ कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and it is also changed by changing the strength of magnetic field. R also depends upon the mass of positive ions. तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में H and E remain constant. इसको फिक्स करके these ions are separated on the basis of M over E value. फिर ये ions मैग्नेटिक फील्ड में अलग-अलग होने के बाद they strike on the electrometer. Electrometer is the part of mass spectrometer which produces minute electric current when positive ions strike on it. ये करंट प्रोड्यूस करेगा, और कितना करंट प्रोड्यूस करेगा it depend upon the relative number of ions. The current produced by electrometer strength of electric current directly depend upon relative number of ions. जिस आइसोटोप के ज्यादा आयन यहां टकराएंगे उससे ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अब किस आइसोटोप के आयन ज्यादा होंगे, जिसकी क्वांटिटी इस मिक्सचर में ज्यादा होगी उसके ज्यादा आयन बनेंगे, वो ज्यादा आयन टकराएंगे इलेक्ट्रोमीटर से, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। यानी relative number of ions produced in ionization chamber depends upon the relative abundance of isotope. जो आइसोटोप ज्यादा मिकदार में होगा
उसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उसके ज़्यादा आइंस बनेंगे, ज़्यादा आइन टकराएंगे, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू relative abundance of isotope। आइसोटोप्स की abundance इससे मालूम हो जाएगी। फिर दिस electric current produced by electrometer is amplified by amplifier, and then this current is fed to recorder, which may be computer. Recorder give the result in the form of mass spectrum. Recorder mass spectrum की फॉर्म में ग्राफ ड्रा कर देगा। Then same experiment is repeated with carbon 12 isotope। फिर सेम एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 से रिपीट करते हैं। कार्बन 12 को वेपोराइज करेंगे, कार्बन 12 को आयनाइज करेंगे, कार्बन 12 के आयन इलेक्ट्रोमीटर से टकराएंगे, करंट प्रोड्यूस होगा। फिर रिकॉर्डर कार्बन 12 और उस सब्सटेंस के करंट को कंपेयर करके ग्राफ ड्रा कर देता है, व्हिच इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रम। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ बिटवीन relative abundance and mass number of isotopes। mass spectrum it is the graph between relative abundance या percentage abundance and mass number of isotopes is called mass spectrum। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम नियॉन को स्टडी कर रहे हैं तो नियॉन के केस में इस तरह का ग्राफ हासिल होगा। अगर हम नियॉन को स्टडी कर रहे हैं तो नियॉन के केस में ये इस तरह पीक्स की फॉर्म में ग्राफ हासिल होगा। मास नंबर ऑन एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस। तो इन केस ऑफ नियॉन 3 peaks are obtained, one at mass number 20, other at mass number 21 and other one at mass number 22। अब इस मास स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ पीक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन सब्सटेंस। मसलन नियॉन में 3 आइसोटोप थे, 3 पीक्स नजर आएंगे, और किस मास नंबर पे अपीयर हुई हैं, इट इज द एग्जैक्ट मास नंबर ऑफ दैट आइसोटोप and the height of each peak represent the percentage abundance of isotope। For example, neon 20 has percentage abundance 90.92%, neon 21 0.26%, neon 22 8.82%। यानी इस मास स्पेक्ट्रम से हमें 3 इंफॉर्मेशन मिल रही है। नंबर 1, मास स्पेक्ट्रम tells about the exact mass of isotope। इससे हमें हर आइसोटोप का एग्जैक्ट मास मालूम हो रहा है। नंबर ऑफ पीक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन सब्सटेंस। इससे हमें नंबर ऑफ आइसोटोप्स मालूम हो रहे हैं, सब्सटेंस में कितने आइसोटोप्स हैं। एंड द हाइट ऑफ ईच पीक रिप्रेजेंट द परसेंटेज अबंडेंस। इससे हमें परसेंटेज अबंडेंस मालूम हो रही है। तो इस ग्राफ से we get 3 information: exact mass of each isotope, number of isotope and percentage abundance of each isotope। फिर इस डाटा से we can calculate the average mass of isotope, average mass of atom, average mass of element। तो पूरा प्रोसेस वेरी सिंपल है। मास स्पेक्ट्रोमीटर is used
टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मास ऑफ आइसोटोप। दो तरह के मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज किए जाते हैं, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर व्हिच इज यूज्ड ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंसेस एंड डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर व्हिच इज यूज्ड फॉर गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एटसेट्रा। ऑल थ्री टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी एनालाइज्ड। तो दोनों का प्रिंसिपल सेम है। सबसे पहले सब्सटेंस को वोलेटाइज करते हैं, आयोडाइज करते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में इनको अलग करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर्स पे स्ट्राइक करते हैं, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट रिकॉर्ड होता है रिकॉर्डर में इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। तो इसकी वर्किंग सिंपल है। सबसे पहले जिस सब्सटेंस को एनालाइज करना है उसको वेपोराइज करते हैं, प्रेशर वेपर्स का कम करते हैं ताकि दोबारा ये कंडेंस ना हो। These vapors enter the ionization chamber जहां राइट एंगल पे इलेक्ट्रॉन की बीम पास करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ है कि हम राइट एंगल पे इलेक्ट्रॉन की बीम क्यों पास करते हैं? राइट एंगल पे इलेक्ट्रॉन की बीम पास करते हैं ताकि इन इलेक्ट्रॉन के वेपर्स के साथ टकराने के चांसेस मैक्सिमम हो, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी आयोनाइज्ड। उसके बाद ये कितनी किस्म के पॉजिटिव आयन बनेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट इन सब्सटेंस। जैसे नियान की एग्जांपल ली तो नियान में 3 आइसोटोप हैं तो 3 किस्म के पॉजिटिव आयन बनेंगे। हर पॉजिटिव आयन की m और e वैल्यू दूसरे आइसोटोप से मुख्तलिफ होगी। फिर these ions are accelerated toward the magnetic field by applying the electric field of strength E. Magnetic field में these ions are separated on the basis of m over e value। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये आयंस कर्व पाथ पे मूव करते हैं। उस आइसोटोप के आयन का कर्व पाथ का रेडियस ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है, जिसकी m over e वैल्यू ज्यादा है। तो इस केस में नियान 22 के आयंस का कर्व पाथ का रेडियस सबसे ज्यादा होगा और नियान 20 के आइसोटोप के कर्व पाथ का रेडियस सबसे कम होगा। फिर ये आयंस स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर करंट प्रोड्यूस कर देगा। स्ट्रेंथ ऑफ करंट डिपेंड करती है रिलेटिव नंबर ऑफ आयन या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। फिर ये करंट एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड होकर रिकॉर्डर में जाता है। रिकॉर्डर गिव द ग्राफ व्हिच इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ बिटवीन mass number on x-axis and relative abundance on y-axis. This graph is obtained in the form of peaks. This graph is known as mass spectrum. Mass spectrum से we can get 3 types of information. It tells about the number of isotopes present in substance. जितने आइसोटोप होंगे उतनी पीक्स नजर आएंगी। It tells about the exact mass of each isotope. और it also tells about the percentage abundance of each isotopes। तो इसी डाटा से जो मास स्पेक्ट्रम से में हासिल होता है, इस डाटा से हम फर्दर हर एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इस डाटा को यूज करते हुए हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे मालूम कर सकते हैं।